पूछे कि डेटाबेस क्या है तो आप क्या बताएंगे? ये दिस इज अ बेस वेयर ऑल द डेटा स्टोर। यस, हाँ, यस, दिस इज द बेस वेयर ऑल द डेटा गेट्स स्टोर। पहले जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स नहीं थे तो डाटा कैसे स्टोर होता था? दैट से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, रजिस्टर में आपके स्टूडेंट्स का नाम, उनके रोल नंबर एंड सो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती थी, ठीक है। और आपकी जो अपनी कबर्ड है वो भी आपका डेटाबेस है। कपड़े आप उसमें रखते हैं, उसमें आप जूते भी रखते हैं, उसमें शायद अपनी किताबें भी रखते हैं, अपना सारा सामान रखते हैं, तो वो भी एक डेटाबेस है, स्टोरेज एरिया है, ठीक है। अच्छा, अब पहले ये मैनुअल सिस्टम हुआ करते थे, फाइलिंग कैबिनेट्स हुआ करती थी, रजिस्टर्स हुआ करते थे जिसमें सारा डेटा मेंटेन किया जाता था, इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती थी। अब वो जो सिस्टम्स थे उसमें इशू ये था कि डाटा को मैनेज करना बड़ा मसला था। एक हद तक अगर डाटा हो, वॉल्यूम का एक डाटा का वॉल्यूम अगर एक हद तक हो तो उसको मैनेज करना बड़ा आसान है, लेकिन जैसे जैसे डाटा ग्रो करता जाए उसको मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। और फिर डाटा में चेंजेस करना भी बहुत मुश्किल है। जैसे कोई स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया तो फिर वो पूरा काटना पड़ेगा, फिर वो या वो नया उसका एड्रेस या वो उसका ऑल टुगेदर नया रिकॉर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो वो पेपर जो इन्वायरमेंट है उसमें वो सारी चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, रिक्वायरमेंट आती गई, तो फिर ये जैसे जब ये कंप्यूटर्स आए तो फिर आपके पास डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर आना शुरू हो गए डाटा को मैनेज करने के लिए। जैसे स्प्रेडशीट्स आई, ठीक है, इससे पहले हिरार्किकल डेटाबेसेस आए, जैसे आपने वो सारा पढ़ा, ठीक है। फिर वो आपका फाइल बेस्ड डेटाबेसेस आई, उसमें क्या था कि सारा डाटा आपने एक जगह स्टोर कर दिया। जैसे आप मैं एक्सेल की एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किया आपने? हाँ, उसमें क्या है, रोज एंड कॉलम्स है, उनमें आप डाटा मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, उसमें भी इशू ये है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है डाटा का। आपने एक रिकॉर्ड एंटर कर दिया, 1000 रिकॉर्ड एंटर करने के बाद दोबारा वही एंटर कर दिया गलती से, तो आपको नहीं पता चलेगा, हाँ, इंटेग्रिटी नहीं रहेगी। तो आपका डाटा के अंदर जो है एनॉमलीज बहुत ज्यादा होंगे, डाटा मतलब वो वैलिड डाटा नहीं होगा, ठीक है, इश्यूज होंगे बहुत ज्यादा। डाटा को चेंज करना है, सर्च करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। अच्छा, इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए क्या हुआ कि फिर डॉक्टर E.F. कॉर्ड एक यस, हाँ, उसने कुछ रूल्स बनाए कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक जो कि डाटा सेव कर सके, मैनिपुलेट कर सके, डाटा सेलेक्ट किया जा सके और डाटा को इंटेग्रिटी मेंटेन की जा सके। उसने कुछ रूल्स दे दिए। तो ओरेकल एक पहली कंपनी थी जिसने वो रूल्स को फॉलो करते हुए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। उसको उन्होंने नाम दिया जी उसको, और जो ओरेकल है वो RDBMS। उसने ये जो डॉक्टर E.F. कॉर्ड है उसने RDBMS के कुछ रूल्स दिए, ठीक है, कि डेटाबेस किस तरह का होना चाहिए। उसने वो एक वाइट पेपर, उसने एक वो पेपर पब्लिश किया और वो फिर वो पेपर को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने इसको काम स्टार्ट कर दिया। तो ओरेकल पहली कंपनी थी जिसने एक फुल फ्लेज एक डेटाबेस क्रिएट किया जो कि बहुत सारे उसके रूल्स को फॉलो करता था। अच्छा, RDBMS का क्या मतलब है? एक होता है DBMS मैनेजमेंट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सारी डेफिनेशन बताई, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कोई भी स्टोरेज एरिया जहाँ पे आप डाटा जाके स्टोर कर सकें। अब वो स्टोरेज जरूरी नहीं है कि वो एक अलाइन फॉर्म में हो, ठीक है, वो आपके वो स्टोरेज आप जो भी डाटा आ रहा है वो बस इंसर्ट किए जा रहे हैं, स्टोर किए जा रहे हैं, तो वो आपका DBMS है। अच्छा, फिर जब इलेक्ट्रॉनिक दौर आया, जब आपके ये रूल्स डॉक्टर E.F. कॉर्ड ने दिए तो डेटाबेस बनी, तो RDBMS बनी, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्चुअली RDBMS जो डॉक्टर E.F. कॉर्ड था वो एक था अलजब्रा का माहिर था, ठीक है, और ये जी अलजेब्रिक मैथड, हाँ, ठीक है। तो उसने RDBMS के जितने रूल दिए वो अलजब्रा से रिलेटेड थे, ठीक है। तो अलजब्रा में टेबल्स को, एक टेबल को रिलेशन कहा जाता है, रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन होता है रोज एंड कॉलम्स का। तो RDBMS का मतलब है कि ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो, दैट इज कॉल्ड RDBMS। एक्चुअली आपके पास जो ओरेकल है या बहुत सारी और भी मार्केट में RDBMS है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है, IBM का DB2 है, फिर टेराडाटा है और बहुत सारे डेटाबेस है। इनमें जो डाटा स्टोर होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। आप टेबल क्रिएट करते हैं और फिर डाटा एंटर करते हैं, आप डायरेक्ट डाटा नहीं एंटर कर सकते। तो दैट इज वाई
These databases are called RDBMS, Relational Database Management System. Relation का क्या मतलब है? टेबल. तो एक टेबल को रिलेशन कहा जाता है. Data in the form of tables is called a Relational Database Management System. ठीक है? ओके. अब ओरेकल की ना बहुत सारे रिलीजेज आई. ओरेकल सबसे पहले स्टार्ट हुई जी, क्योंकि हम पर्टिकुलरली ओरेकल को पढ़ने जा रहे हैं, तो ओरेकल सबसे पहले स्टार्ट हुई ओरेकल वर्जन 2 से. फिर करते करते ओरेकल 6 आई, ओरेकल 7, ओरेकल 8, ओरेकल 8 आई उन्होंने दे दिया इंटरनेट इनेबल्ड डेटाबेस है. ठीक है, ओवर द इंटरनेट एक्सेस हो सकती है. देन 9 आई, देन 10G, देन 11G. इस वक्त 11G डेटाबेस चल रही है. ये डिफरेंट रिलीजेज हैं. हर थोड़े से बाद 3 साल बाद, 2 साल, 3 साल बाद ओरेकल एक नई जो है ना उसमें इन्हांसमेंट काफी ज्यादा करता है, उसको एक नई रिलीज का नाम देता है. हो सकता है आगे 12G आ जाए या 12C आ जाए, कुछ भी नाम दे दें. ठीक है, तो इस तरीके से वो डेटाबेसेस आती जाएंगी. लेकिन अगर किसी एक की एक्सपर्टीज आपके पास आ जाए तो कोर आर्किटेक्चर वही रहता है. कुछ चीजें नई आ जाती हैं, कुछ चीजें इन्हांसमेंट हो जाती है उसमें, तो आपको वो तो वो इसलिए आपको कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती उनको दोबारा से सीखने के लिए. अगर एक इन्वायरमेंट में मैं काम कर रहा हूँ तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होता. जैसे मैंने ओरेकल 8 पे काम किया हुआ है, 8 आई, 9 आई, 10G, 11G मैं खुद ही मैनेज कर सकता हूँ. ठीक है, उसमें कोई इशूज नहीं है. तो ऐसे ही आपके साथ भी ऐसे ही होगा. ये डेफिनेटली ये चीजें इवॉल्व होती जाएंगी, नई चीजें आती जाएंगी, इसी में चेंजेस आती जाएंगी, आसान होती जाएंगी आपके लिए मैनेज करने में भी, और एडवांस फीचर्स भी आते जाएंगे. तो आप वो साथ साथ चीजें सीखेंगे. इसमें रूल ये है कि आपने सीखने के लिए है कि एक तो बेसिक नॉलेज आपके पास आ जाए, फिर स्टडी की हैबिट डाल लें आप. आपने स्टडी करनी है. ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, ऑनलाइन जाएं, डिफरेंट फोरम्स ज्वाइन करें, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ें, और फिर आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं. फिर साथ साथ आप जो है ना वो अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाते हैं तो फिर तो आप खुद ही चल पड़ेंगे. ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग भी इस फील्ड में बड़े कामयाब हुए जिनका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं था किसी चीज़ का. ऐसे ऐसे जिन्होंने सिंपली वो IT का बैकग्राउंड ही नहीं है, ठीक है, पता ही नहीं उनको. ठीक है, तो वो सिंपली मैट्रिक किया हुआ या FSC की हुई और उस फील्ड में आए और काम किया और फिर आगे निकल गए. तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी विल पावर कितनी है, क्या करना चाह रहे हैं, और उसकी बेस पे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं. ठीक है, तो आप ये रिलीजेज है हमारे पास जो डिफरेंट. मैं क्या करूंगा 10G भी आपको बता दूंगा, 11G पे भी डिफरेंसेस बता दूंगा, ताकि आपको जब मैनेज करें तो आपको कोई इशूज ना हो. ठीक है, ओके जी. तो बीइंग अ DBA आप जब ये कोर्स कर लेंगे तो विल बी अ DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. जब बीइंग अ DBA आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? इंस्टॉलेशन ओरेकल की, ओरेकल सॉफ्टवेयर, वो आपका काम होगा इंस्टॉल करना. फिर डेटाबेस क्रिएशन, ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो डेटाबेस पे आपको क्रिएट करनी पड़ेगी. उस सॉफ्टवेयर को यूज करके बहुत सारी डेटाबेस क्रिएट की जा सकती है. ठीक है, डेटाबेस क्रिएशन. फिर डेटाबेस क्रिएशन के बाद स्पेस मैनेजमेंट डेटाबेस की, फिर यूजर क्रिएशन डेटाबेस में, और उनके प्रिविलेजेस असाइन करना या राइट्स असाइन करना. Privilege management, user creation, privilege, and so on. These are the tasks that a DBA need to perform during his tenure. ठीक है, वो जहाँ पे भी काम करेगा इस तरह के ऑपरेशनल, these are called operational tasks. तो whenever required उस तरह के ऑपरेशंस को काम करेगा. डेटाबेस का बैकअप लेना, वन इन केस अगर कोई डिजास्टर हो जाए तो रिकवरी करना, परफॉर्मेंस का इशू आ जाए तो उसकी ट्यूनिंग करना, एंड डे टू डे मैनेजमेंट टास्क वो एक कीजिए. ठीक है, अच्छा, आपको पहले से कोई डेटाबेस मिलेगी जिसको आप मैनेज कर रहे होंगे, या आप नहीं क्रिएट करेंगे डेटाबेस, तो फिर उसमें आप टेबल्स क्रिएट करना आपका काम नहीं है. ठीक है, आपको बने बनाए स्कीमाज मिलेंगे. स्कीमाज होता है, लेट्स से आप ये एक इंस्टीट्यूट है और इनको चाहिए एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए. अभी तक ये स्टूडेंट्स की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मैनेज करते हैं एक रजिस्टर के अंदर.
लेट्स से अब इनके स्टूडेंट्स की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर ये कहते हैं यार एक सॉफ्टवेयर हो जाए जिसके थ्रू हम क्या करें, कोई भी स्टूडेंट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन उस सॉफ्टवेयर में एंटर करें, वो जाके सेव हो जाए और ऐसे सर्च करें वो सारे मेरे पास सारी डिटेल्स आ जाएं, उनकी फ़ीस की इन्फॉर्मेशन, कितनी फ़ीस दी है, कितनी रहती है, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ चुके हैं, कौन से कोर्सेज रहते हैं एंड सो ऑन, कौन कौन से टीचर हैं, कौन से टीचर कौन से कोर्सेज पढ़ाते हैं, उनके कितने ड्यूज़ हैं, ये अभी सारा कुछ मैनुअली मैनेज करते हैं। तो वो कहते हैं वो सिस्टम आ जाए उसके थ्रू मैनेज करें। तो उसके लिए क्या होगा, वो ये किसी डेवलपर से या एनालिस्ट से कंटेक्ट करेंगे, वो डेवलपर इनसे इनके माइंड में होगा यार सिस्टम में एक तो ये होना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें, डिलीट कर सकें, और इसके बाद हम रिपोर्ट्स निकाल सकें स्टूडेंट वाइज, टीचर वाइज, कोर्स वाइज, पैसों के हिसाब से, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स। तो उनके उसके माइंड में जो चीज़ होगी वो उसको बता देगा एनालिस्ट को। एनालिस्ट क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करके उसकी बेस के ऊपर एक स्केच ड्रॉ करेगा पेपर के ऊपर। वो कहेगा जला से इसमें स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मैनेज करनी है तो एक टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है। स्टूडेंट्स के टेबल में उसमें क्या क्या मैनेज करना है जी, हर स्टूडेंट की एक वो आईडी देते हैं जिसको रोल नंबर भी कहा जाता है, जो भी है, हर स्टूडेंट का एक नेम है, जो इन्फॉर्मेशन मैनेज करते हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। हर स्टूडेंट का एक एड्रेस है एंड सो। इसी तरीके से कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, हर कोर्स की एक आईडी है जिसको कोर्स आईडी कह रहे हैं, हर कोर्स का एक नेम है, उसके क्रेडिट आवर्स हैं एंड सो, और बहुत सारे टेबल्स बन जाएंगे। अच्छा, आपको स्टूडेंट अगर कोर्सेज कोई कोर्स रजिस्टर कराना चाहता है, लेट्स से कोर्स नंबर 1 है, वो है जी SQL, उसके क्रेडिट आवर्स हैं लेट्स से 20, तो कोई रजिस्टर करना चाहता है, स्टूडेंट नंबर आया जी लेट्स से 10, उसका नाम ABC है, एड्रेस उसका कुछ भी है, अब वो उसने कोर्स 1 लेना है, तो अब देखने के लिए कि कौन से स्टूडेंट्स कौन से कोर्सेज में रजिस्टर्ड हैं, यहाँ इस कॉलम को हम यहाँ पे भी रेप्लिकेट कर देंगे, यहाँ पे भी एक कॉलम बना लेंगे कोर्स आईडी के नाम से। अब लेट्स से SQL का कोर्स लेना चाहता है, SQL के कोर्स की ID 1 है, यहाँ पे हम 1 एंटर कर देंगे। हमें स्टूडेंट्स की ये सारी इन्फॉर्मेशन देख के पता चलेगा कौन से कोर्स में रजिस्टर्ड है, कोर्स नंबर 1 में। कोर्स नंबर 1 कौन सा है, इस टेबल में जाके देखेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करके तो पता चलेगा कि ये SQL का कोर्स है, इसके इतने क्रेडिट आवर्स है। तो दीज आर कॉल्ड कि आपने टेबल्स को आपस में लिंक कर दिया। तो ये जब आप लिंक करते हैं तो दिस इज कॉल्ड रिलेशनल, रिलेशन कहा जाता है, और इसको रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कहा जाता है ओरेकल में, या वैसे भी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अच्छा, हर टेबल के अंदर कोई एक ऐसा कॉलम होता है जिसकी वजह से वो यूनिक होता है। जैसे स्टूडेंट आईडी यूनिक होगी, आप ऐसा नहीं हो सकता आपकी स्टूडेंट आईडी 1 है, एक और स्टूडेंट भी आ जाए इसी क्लास में, उसकी भी आईडी में 1 दे दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। या जैसे आपका वो सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा या ID कार्ड नंबर जिसको कहते हैं, वो भी यूनिक होगा। कोई ना कोई चीज़ एक यूनिक होनी चाहिए, तो वो जो यूनिक चीज़ है उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की एक टेबल के अंदर एक ऐसी की या एक ऐसा कॉलम है जो कि यूनिक होगा, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। क्योंकि देखें, यासिर के नाम से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन लेट्स से मेरी क्लास में 4 यासिर हैं, तो अब यासिर कहूंगा तो उन चारों में से मुझे भी नहीं पता मैंने किसको बुलाया, या वो चारों में से उनको भी नहीं पता किसको मैंने कॉल किया। तो अगर लेट्स से हर एक की आईडी में डिफरेंट दे दूं तो फिर मुझे उनको आईडी वाइज कॉल करना आसान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बाकी सारी चीजें डुप्लीकेट हो सकती हैं, लेकिन वो प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होगी, उस प्राइमरी की के थ्रू आप किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। तो टेबल के अंदर प्राइमरी की एक पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो टेबल के अंदर दिस इज अ कॉलम, और ये सारे कॉलम्स मिलके आपकी ये एक रो कहलाती है, या इसको टपल भी कहते हैं, ठीक है। टपल भी कहा जाता है इसको, या रो भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी पूरी जो है ना, ये एक टपल है या रो है, और ये आपका कॉलम है। तो देयर आर मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। हर कॉलम की कोई नाम है, उसकी कोई डाटा टाइप है, मीन्स कि उसमें किस तरह का डाटा एंटर होगा, नंबर होगा, डेट होगा, हाँ अल्फाबेट होगा, क्या होगा, उसकी वो डाटा टाइप्स कहलाती है। तो वो क्रिएशन को आप बताते हैं। DBA का काम ये टेबल्स
का स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, मतलब कि वो टेबल की डायग्राम बनाना नहीं है। ये जो डायग्राम होती है ना, जब आप अभी सॉफ्टवेयर बना नहीं होता तो ये बहुत सारे टेबल्स बना के उनको आपस में लिंक करते हैं आप, ठीक है, हो सकता है आपस में इनको लिंक करें। दिस डायग्राम इज कॉल्ड ERD। दिस इज कॉल्ड ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। Each table is entity. हाँ, ईच टेबल इज एन एंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है, तो एंटिटी टेबल्स को कहा जाता है। एक्चुअली एंटिटीज आपकी जब वो आप डिजाइन फेज में होते हैं ना, तो वो टेबल्स नहीं कहलाते, वो एंटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक टीचर्स की एंटिटी है, एक स्टूडेंट्स की एंटिटी वो चीज होती है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, जिसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, वो एंटिटी है। जैसे एंटिटी आपका टीचर्स एंटिटी है, क्योंकि टीचर का नाम, ID, एड्रेस, फोन नंबर, वो इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, तो वो एक एंटिटी हो सकती है। इसी तरीके से आपका स्टूडेंट्स एंटिटी है, इसी तरीके से कोर्सेज एंटिटी है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी एंटिटीज हो सकती है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी है, तो ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ड्रॉ करना एक वो यूजली आपका जो एनालिस्ट है वो ड्रॉ करता है। फिर ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जाके दिस इज कॉल्ड लॉजिकल मॉडल, क्योंकि आपने ये पेपर के ऊपर ड्रॉ किया हुआ। फिर आप जब पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर आप जाके कस्टमर को कहते हैं कि यार ये चीजें होंगी, उसमें ये आपकी एंटिटीज होंगी, इसमें आप ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से स्टोर कर सकेंगे, ये रिपोर्ट्स निकाल सकेंगे। उसको वो देख के कहता है यार इसमें मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करानी है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी, उसको बहुत सारी चीजें याद आती हैं। तो इस डायग्राम को मॉडिफाई करना बहुत आसान है। ठीक है, तो इंस्टेंट के डेवलप करके सारा सॉफ्टवेयर बन जाए, कोडिंग हो जाए, एप्लीकेशन बन जाए, फिर आप उसको चेक कराएं, आप ये पहले डायग्राम चेक करा लेते हैं या ये आप लॉजिकल मॉडल चेक करते हैं। जब चेंजेस करनी है तो वो चेंजेस करके, जब वो चेंजेस फ्रीज हो जाती है तो फिर आप इसको फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। तो ईच एंटिटी ट्रांसलेट्स इनटू अ टेबल। ठीक है, और एंटिटी के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आप वो एंटिटी लेवल पे ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन सी की कॉलम्स होंगे, प्राइमरी की कॉलम्स होंगे। ठीक है, फिर हर टेबल के अंदर प्राइमरी की, फिर अगर उसको दूसरे टेबल में रेफरेंस करना तो वो वहां पे जाके फॉरेन की बनेगी एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी चीजें एक एनालिस्ट का काम है। लेकिन आपको बीइंग अ DBA क्या होगा, हो सकता है आप भी इसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, डिपेंड करता है किस तरह की जॉब है, लेकिन यूजली ये DBA का काम नहीं है। DBA क्या करते हैं, जहां पे ये सारा काम, क्योंकि ये किसी एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है कि वो जाके वो सारी ERD बनाएगा, एनालिसिस करें। उसमें बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स भी, आपके DBAs भी, आपके सिस्टम एनालिस्ट भी, वो सारी सबकी इनपुट होती है इसमें। ठीक है, आप सारा एनालिसिस करने के बाद आप हो सकता है उस टीम का पार्ट हो, आप अपनी इनपुट्स देंगे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिक इन चीजों की। यहाँ पे बताने का ये पर्पज है ताकि आगे हम चलें तो आपको इन चीजें क्लियर हो कि ये कौन सी चीजें आपके रिलेटेड है और कौन सी चीजें फिलहाल आपके रिलेटेड नहीं है। टाइम गुजरने के साथ साथ में भी इन चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप कोर्स पढ़ेंगे ना, जाके कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करेंगे IT में, तो उसमें ये आपको पढ़ाया जाएगा डेटाबेस, DBMS का एक सॉफ्टवेयर कोर्स पढ़ाया जाएगा, एक या एक से ज्यादा कोर्सेज, उसमें ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो हमारा काम इससे रिलेटेड अभी नहीं है, हमारा काम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना। अच्छा, DBA का काम है, उसके पास ERD आ जाएगी, उस ERD को ट्रांसलेट करना फिजिकल मॉडल में, यानी कि एंटिटीज को टेबल्स में, क्रिएटेबल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, फिर कॉलम्स स्पेसिफाई करना, कॉलम्स की डाटा टाइप स्पेसिफाई करना, रेफरेंशियल वो जो कॉन्स्टेंट्स है, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, नॉट, नल, जो भी कॉन्स्टेंट्स है वो लगाना, और इसको किसी यूजर के अंदर वो सारे के सारा टेबल्स क्रिएट करना। ठीक है, ये एक DBA का काम है। और क्रिएशन के बाद फिर क्या करना कि यूजर्स को उसकी एक्सेस देना, यूजर्स की वो जो कनेक्टिविटी है, क्लाइंट से कनेक्टिविटी, वो इस्टेब्लिश करना, और जो इश्यूज आए उनको देखना। ठीक है, और उसके बाद डाटा में कोई मसला आ जाए उसको क्यूरी करके चेक करना, फिर बैकअप प्रॉपरली डेली बैकअप लेना, फिर इन केस कभी पुराना बैकअप रिस्टोर करना पड़ जाए तो वो रिस्टोरेशन करना, क्लोनिंग करना। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन पे कोई चीज़ टेस्ट नहीं की जा सकती तो उसको बैकअप लेके किसी और मशीन पे डंप कर देना, ताकि वहाँ पे जो यूजर टेस्टिंग करना चाहे टेस्टिंग कर सकें। जब वो टेस्टिंग कर ले तो फिर वो प्रोडक्शन पे आए। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें DBA की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपके केस में हो सकता है पहले से आपके पास वो डाटा मॉडल बना हो। जब ये डाटा मॉडल आप ट्रांसलेट कर लेते हैं किसी फिजिकल मॉडल में, और किसी यूजर के अंदर आप इसको जाके टेबल्स को क्रिएट कर देते हैं, वो फिर आपका स्कीमा कहलाता है। स्कीमा क्या है कि अब आपने डेटाबेस में एक यूजर क्रिएट कर लिया, उस यूजर के अंदर आपने बहुत सारे डिफरेंट टेबल्स, डेटाबेस में बहुत सारी चीजें क्रिएट की जा सकती है, सिर्फ टेबल्स नहीं है, टेबल्स हैं, उनके ऊपर इंडेक्सेस हैं, व्यूज हैं, सिनोनिम्स हैं, सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, प्रोसीजर, फंक्शंस, पैकेजेस हैं, वो सारे क्रिएट किए जा सकते हैं। एक यूजर आपने क्रिएट किया,
फॉर एग्जाम्पल HR के नाम से, यासिर के नाम से, जो जिस मर्जी नाम से आपने क्रिएट किया उसके अंदर आपने टेबल्स या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। टेबल एक ऑब्जेक्ट है, आपका इंडेक्स एक ऑब्जेक्ट है, आपका व्यू एक ऑब्जेक्ट है, आपका प्रोसीजर फंक्शन ऑब्जेक्ट है। आपने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए तो वो उसका स्कीमा कहलाएंगे। तो स्कीमा का नाम भी वही होता है जो यूजर का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल HR के नाम से यूजर आपने क्रिएट किया तो वो उसका स्कीमा है। आपने स्कॉट के नाम से यूजर क्रिएट किया तो स्कॉट स्कीमा किया। आपने यासिर के नाम से यूजर क्रिएट किया, उसमें उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स क्रिएट कर लिए तो वो यासिर का स्कीमा है। ठीक है, तो यूजर नेम एंड स्कीमा आर इंटरचेंजेबल। ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है आप वो इंस्टॉल करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे इंस्टॉल हो सकता है, विंडोज पे भी, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, जैसे आपका लाइनिक्स है, सोलारिस है, सोलारिस पे एंड इसी तरीके से AIX है, इन सब पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है। तो हर एक के लिए ओरेकल का सॉफ्टवेयर के जो है ना बंडल वो डिफरेंट है। विंडोज़ के लिए आपको अगर आपने 11G इंस्टॉल करनी है तो 11G फॉर विंडोज़ आपको चाहिए होगी। अगर आपने यूनिक्स पे करनी है तो लाइनिक्स पे करनी है, सोलारिस पे करनी है तो आपको हर एक 11G फॉर पर्टिकुलर OS है। ठीक है, और ये डाउनलोडेबल के लिए अवेलेबल है otn.oracle.com पे जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको फुल फ्लेज यूज कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन जब प्रोडक्शन में आपने यूज करना है तो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कि लाइसेंस प्रोडक्ट होनी चाहिए। किसी कंपनी में यूज करेंगे, किसी जगह प्रोडक्शन में यूज करना है आपने अपनी लर्निंग के लिए, आप इसको यूज कर रहे हैं जैसे मर्जी तक मर्जी आप इसको, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें किसी जगह कोई लाइसेंस की एंटर नहीं करनी पड़ती आपको, हर चीज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। ठीक है जी। अच्छा, अब अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लाइनिक्स इंस्टॉल कर लेते हैं।